The time has come to formally welcome all of you guys to this very important session. I am Satyanshu Singh. I am a screenwriter and a filmmaker. And आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने के लिए आए हैं। हमारे पैनल में डॉक्टर शेखर शेषाद्री हैं। एक्चुअली हमारे पैनल में दो लोग थे, मगर बिकॉज ऑफ some personal emergency, Ms. Tanuja Babri could not join us. So Dr. Shekhar Sheshadri हैं हमारे साथ. He is a child psychiatrist with over 35 years of experience in the field of child mental health. And currently he is working at Nimans. SWA থাকবে SWA. Sanyogita, yeah, thank you. So Dr. Sheshadri, as a senior professor of child and adolescent psychiatry, his work extends beyond the clinical population to children and child care institutions and service providers across India as well as South Asia region. Some of his special areas of interest in child mental health are childhood trauma, gender and sexuality issues, and life skill education. This is so wholesome. I welcome you, Dr. Shekhar Sheshadri. बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए आप समय निकाल रहे हैं। मैंने MBBS की पढ़ाई की, उसके बाद डॉक्टरी तो प्रैक्टिस नहीं की, मगर थोड़ा बहुत एक वास्ता है मेंटल हेल्थ से और इन जनरल हेल्थ से, और मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाइल्ड मेंटल हेल्थ पर आप स्पेशलिस्ट होंगे, मगर हम स्क्रीन राइटर्स के लिए आपका ओवरऑल एक जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ मेंटल हेल्थ है वो बहुत काम आने वाला है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विथ यू. एंड वी आल्सो हैव संयोगिता who actually helped us connect with Dr. Sheshadri. Session के end में I'll invite Sanyogita to address you guys. Meanwhile, I would like to start with Dr. Sheshadri's permission. I would like to start with the session. कई questions हमारे पास आए हैं जो members ने हमें भेजे हैं. कुछ questions मैंने भी उनमें add किया है, और एक question जो मैंने सर add किया, जो कि मुझे I think I'll look at it as the apt question to start the conversation. Why is it so difficult to talk about mental health? हम जुकाम भी हो जाता है तो पूरा परिवार डॉक्टर बन जाता है, तो फिर मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस के बारे में हमारे समाज में बात करना इतना मुश्किल क्यों है? शुक्रिया सत्यांशु, और जितने भी हमारे साथी इस सत्र में शामिल हैं सबको मेरा प्रणाम. एक तरह से इत्तेफाक की बात है कि ये सत्र संयोगिता और सत्यांशु ने मिलके इसका आयोजन किया है. मुझे याद आ रहा है कि 2011 में बिल्कुल 10 साल पहले मैंने एक मीडिया सिंपोजियम जो है ऑर्गेनाइज किया था, बिल्कुल इसी विषय पे. तो हमारा कैनवस जो है लगभग उसमें ये था कि देयर आर सो मेनी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस सराउंडिंग मेंटल हेल्थ. इतनी गलतफहमियां मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग को लेके है. उसकी वजह क्या है, व्हाट इज देयर कॉज, ट्रीटमेंट, बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ मिलेगा, और खास करके मानसिक स्वास्थ्य से जो पीड़ित हैं उनसे क्या खतरा है, about the dangerousness of people with mental health and so on. In fact, media depiction of both mental illness and people affected with mental illness have been very poor or stereotyped. एक तरह से जिस तरह से उनको दर्शाया गया है रोगी को या रोग को, इसमें कुछ दिक्कतें हैं. सत्य तो ये है कि मानसिक रोग जो है इसमें कुछ तीव्र लेवल के परेशानियां हैं, सीरियस फॉर्म्स, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ या मूड डिसऑर्डर हुआ, जहां जेनेटिक और रासायनिक आधार जो है ये और बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश हो रहा है, और कुछ माइनर
फॉर्म्स हैं, जैसे घबराहट, उदासी और नित्य जीवन की परेशानियां जो तनाव से या रिलेशनशिप इश्यूज से उभरती है। तो देयर इज अ होल रेंज ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, चाहे वो वॉलंटरी काउंसलिंग एजेंसी हो या प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो, नर्सिंग होम्स हो, जनरल हॉस्पिटल की मेंटल हेल्थ यूनिट्स हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर या बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं। और ये एक कॉम्बिनेशन जो होता है काउंसलिंग का, थेरेपी का, और जहां औषधि दरकार है, वो इस माध्यम से हम इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और जहां ट्रीटमेंट जल्द ही लोग लेते हैं और एक तरह से समझने का और मदद करने का अप्रोच प्रोफेशनल होता है, तो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोग जो है वो किसी और रोग जैसा है, बिना किसी गलत फहमियों का, और स्टिग्मा जो इससे जुड़ी हुई है वो कम हो जाता है। तो दो चीजें हैं सत्यांशु, एक तो ये है कि लोग इसको समझ नहीं पाए हैं, और वो पुराना एक अंदाज जो था कि पागल या दीवाना या इस तरह की चीजें जो थी, तो एक चीज जो है कि लोग इसको समझ नहीं पाए। दूसरी चीज है इससे जुड़ी हुई गलत फहमियां, और अभी और ये काफी हद तक दूर हो चुका है। पहले जमाने में जैसे झाड़ फूक टाइप की इलाज के लिए ले जाया करते थे, now it is better understood that it's more of an illness. The third issue is stigma and discrimination. कि लोग में झिझक होती है ये कहते हो कि मेरे परिवार में किसी को मानसिक रोग है, खासकर कि तीव्र लेवल हो, तो एक तरह से इससे जुड़ी हुई इससे जो कलंक और जो तारतम्य जो है, तो ये तीन चीजें हैं, इसको नजर में रखना जरूरी है जो प्रश्न आपने प्रस्तुत किया है उसको समझने के लिए। सत्यांशु जी 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 सर, अभी ये जो कोविड पैंडमिक जो करीब 1.5 साल से हमारे देश में, तो हम लोग 1.5 साल से जूझ रहे हैं इससे, दुनिया में तो और भी ज़्यादा समय हो गया। एज अ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट, वाइल ट्रीटिंग योर पेशेंट्स, मीटिंग योर पेशेंट्स, क्या आपको पिछले 1.5 साल में कोई ऐसा पैटर्न नज़र आ रहा है जो आप इस पैंडमिक को असाइन कर सकते हैं कि इस पैंडमिक के कारण लोगों के मेंटल हेल्थ पर पर्टिकुलरली ये कुछ असर नजर आ रहा है? सत्यांशु, इस चीज को देखिए, दो दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। एक तो देयर वर पीपल हु हैड प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस, पूर्व उपस्थित समस्याएं थी, अब पैंडेमिक का उस पे असर क्या पड़ा है। जी। दूसरा ये है कि पैंडेमिक के वजह से क्या प्रभाव पड़ा है लोगों के जीवन में, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में क्या असर पड़ा है। और जहां तक कि पूर्व उपस्थित परेशानियां थी, इसमें दो चीजें हैं। व्हेन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज क्लोज डाउन, लॉकडाउन हुआ, अस्पतालें बंद हो गई, बड़ी बड़ी अस्पतालें बंद हो गई। हमारा निम्हांस जो है वो भी करीब 56 दिन के लिए बंद था, हम लोगों को एडमिट नहीं कर रहे थे। तो अगर किसी को एक्सरसेबेशन हो जाए, बीमारी के लक्षण फिर से आ जाए, तो वो कहाँ जाए, तो ये परेशानी थी। एक खास बीमारी है जिसपे मैं आपका नजर ले जाना चाहता हूं, और उस बीमारी को हम कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां दूषण के बारे में और हाथ वगैरह बार बार धोना। अब इस बीमारी का कोविड में हम ये कह रहे थे सेफ, और ये हेल्थ एंजाइटी जिनमें ऑलरेडी थी, और ओसीडी और एंजाइटी में ये होता है, मुझे हो जाए तो, मेरे चहेते को हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा। और एज इट इज दूषण के बारे में परेशानी थी, आप बार बार हाथ धो रहे थे, तो इसका क्या असर पड़ा है। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी संशोधन हुआ है, इससे ये पता लगा है कि ये बीमारी जो है, खास करके एंजाइटी ओसीडी, इसमें काफी जो है प्रभाव पड़ा है। इसमें एक खास चीज पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जितनी भी एंजाइटी, घबराहट और डर से जुड़ी हुई परिभाषाएं जो है, और डर को समझने का एक चौखट जो है, इंसान डरता क्यों है, भय क्यों होता उसमें। जब आप भविष्य के बारे में या संभावनाओं से परेशान होते हैं, ये हो गया तो, अगर वैसा हुआ तो
this intolerance of uncertainty is a common framework to understand all anxiety conditions that. अब देखिए, अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, बड़ा सरल सा प्रश्न है। किसी भी व्यक्ति से अगर आप ये पूछें कि हाउ फार इनटू द फ्यूचर हैव यू प्लान्ड एंड मेक प्रेडिक्शंस, तो लोग, कोई कहेगा आपसे कि मैंने 2 साल का प्लान बना लिया है, मेरी ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है, मैं एक गैप ईयर लूंगा ताकि काम करूंगा, अनुभव लूंगा, उसके बाद मैं 1 साल का स्पेशल मास्टर्स करने वाला हूं। कोई आपसे कहेगा कि मेरा 10 साल का प्लान है, मेरी पीएचडी खत्म हो चुकी है, सीड मनी आ चुका है, मैं स्टार्टअप शुरू करने वाला हूं। लेकिन ये प्रश्न आप किसी स्टॉक ब्रोकर से पूछें, वो तो कहेगा जनाब 2 मिनट, बुरा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरी माय होल लाइफ विल कम क्रम्बलिंग डाउन, तो मैं इतना प्लान नहीं करता हूं। सत्य ये है, नो मैटर हाउ लॉ अबाइडिंग एंड ट्रैफिक कॉन्शियस यू आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू समवन एल्सेस एरर ऑफ जजमेंट। तो इसका मतलब क्या आप जीवन को भय में जिएंगे? सड़क अगर आप पार कर रहे हैं, संभावना है कि कोई गाड़ी आपको आगे मारेगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सड़क पार करना बंद कर देते हैं। आप दाएं तरफ देखते हैं, बाएं तरफ देखते हैं, फिर बाएं तरफ देखते हैं, दाएं तरफ देखते हैं, फिर चलते हैं और ऐसे पार करते हैं। एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं पैंडेमिक के बारे में, खास करके बच्चों के जीवन में। देखिए, बच्चों ने क्या खोया है? व्हाट हैव दे लॉस्ट? लॉस ऑफ रूटीन, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, loss of predictability, loss of educational opportunities, loss of peer interaction, loss of play spaces and social spaces, and loss of play. दिनचर्या, पूर्व अनुमान, भविष्यवाणी, शिक्षा के अवसर, यार दोस्तों से मिलना, मस्ती वगैरह करना, सामाजिक स्थल और खेल खो चुके हैं। अब इस पे बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? Social, see, education and learning is a social experience, particularly for young children. ये 4, 5, 6 साल वाले बच्चे हैं, जो 3 साल या 3 महीने या 6 महीने का शिशु हो, वो तो इन एनी केस घर पे रहता है। 17, 18 वाले जो है, उनकी अपनी विडंबना है, अपने फ्रस्ट्रेशंस हैं। लेकिन डेवलपमेंटली दिस 4, 5 सो क्रिटिकल सोशल स्पेसेस दैट आंगनवाड़ियां बंद हो चुकी हैं। ICDS आंगनवाड़ी स्कीम भारत में जो चल रहा है, ये जगत का सबसे बड़ा कल्याण का प्रोग्राम है, द बिगेस्ट वेलफेयर प्रोग्राम इन द होल वर्ल्ड। व्हाट इज हैपनिंग टू दीस चिल्ड्रन? तो ये कुछ चीजें हैं कि कोविड का किस तरह से प्रभाव पड़ा है। एक और बात कहना चाहूंगा सत्यांशु, देखिए कहानी कैसी बदली है। पहले लहर में, इन द फर्स्ट वेव, द कंसर्न वाज अबाउट ओल्ड पीपल विद कोमॉर्बिडिटी। जी। In the second wave, it was younger people, even those who were vaccinated, who were going away. 45, 48, 50 years old, टीकाकरण हो चुका था। अब फिर ये कोविड ऑर्फन एक नई कहानी आई है। और पहले वेव में देखिए, जब लॉकडाउन वगैरह हुआ, आप मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं या हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, लॉस ऑफ इनकम, अब उनकी जिंदगी में क्या हुई? और बच्चों के जीवन में जो भी खतरा और जो भी जोखिम, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, वो बच्चे जो कम से कम 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में थे और उनके परिवार में माता पिता के बीच में अनबन, खिटपिट, चीख चिल्लाहट, मारपीट, कम से कम उससे वो 6 घंटे तो परे रहते थे, और अब क्या हो रहा है? तो ऐसी कई कहानियां हैं, छोटी मोटी कहानियां हैं, जो अवश्य व्यक्तिगत तौर से लोगों की जिंदगी में हुई होगी। सत्यांशु, थैंक यू सर इतने डिटेल में बताने के लिए। इससे एक बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है अगला सवाल, कि ओवरऑल ही पिछले 18 महीने में एक जनरलाइज्ड फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, और कई तो कारण है। एक तो घर में ट्रैप्ड रहना अपने आप में एक परेशानी का विषय है, लेकिन कई लोगों के जॉब अनसर्टेन है या फिर छिन गए हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। कई हमारे मेंबर्स ने हम लोगों को, जब हमने सवाल उनसे मंगवाए, तो कई लोगों ने कहा कि
फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को अप्रोच करना, प्रोडक्शन हाउसेस में जाना, लोगों से मिलना जुलना, फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड करना, ये सब जो फिजिकली हम क्या करते थे वो सब बिल्कुल बंद है, और उसके कारण ऐसा लगता है कि अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं सकती। और मैं जानना चाहूंगा, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि एक जनरलाइज्ड फ्रस्ट्रेशन है हम सब में, क्या आप हमें इससे डील करने के लिए, इससे हम कैसे जूझें इस फ्रस्ट्रेशन से, उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते मैं इस प्रश्न को और इस वास्तविकता को दो दृष्टिकोण से मैं एड्रेस करना चाहूंगा। एक तो ये है कि आप एजुकेशन के क्षेत्र को ही अगर ले लें और पूरे भारत में मतलब हाय तौबा अब क्या होगा, स्कूलें बंद हो चुकी है। अब देखिए किस तरह से, देखिए डिजिटल दुनिया कोविड से पहले भी मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद डिजिटल दुनिया एंड डिजिटल लर्निंग, इनफैक्ट डिजिटल लर्निंग and online education was present even before COVID. It has got even more accentuated. So how do you use the leverage and the traction that and जो भी क्रिएटिव फील्ड में लोग हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो लोग हैं, लेखक, फिल्म मेकर्स वगैरह, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का किस तरह से, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्मार्ट application and leverage of the available online and digital world to take advantage, तो इसका फायदा उठाना, to create job opportunities and writing opportunities so that frustration इससे कम हो जाए। तो ये फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और आमदनी का कम होना, ये इन तीन चीजों का जो रिश्ता है, इसमें एक्चुअली जैसे अगर आप स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन को ही देख लें, एक तरह से इट्स अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉर एसडब्ल्यूए टू in some ways form a platform, a collaborative, where you ask people to send in material, और आपके ऑफिस बेरर्स जो है, कार्यकर्ता जो है, वो संपर्क रखे of people who want content. And content is necessary now. Messaging is necessary, not just for the entertainment industry, but for the education industry, for public education. And एक विचित्र बात यह है सत्यांशु, कोविड के बावजूद भी द स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल जी, इज काफी तंदुरुस्त है। So it's a question of using this leverage of the digital industry to form a collaborative or in SWA to get people to send in their content. SWA office bearers send out to people who need content, और इस तरीके से you ensure कि लोगों का कंटेंट भी शामिल हो, तो उनका आत्मविश्वास जो है, उनकी सृजनशीलता वो बुलंद रहे और कायम रहे। और एक्चुअली इससे जुड़ी हुई एक और प्रश्न भी है। तो एक तो ये फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है। एक और प्रश्न जो सहयोगिता ने मुझे पहले भी भेजा, कुछ लगभग उसका ताल्लुक इससे भी है। तो एक तो इनकम अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात है। दूसरी बात यह है कि जो डिस्ट्रैक्शन होती है, फोकस का कम होना जो आवश्यक है बैठ के लिखने के लिए, खासकर कि पैंडेमिक के दौरान जब हम एक तरह से घर में बंदी हैं, तो हम प्रोडक्टिव कैसे रहे। तो नाउ what I want to say is there is a difference between loneliness and solitude, and enforced solitude. अब हम ऐसे काफी कहानियां सुन चुके हैं जब किसी कारणवश, चाहे वो पॉलिटिकल डिसिडेंस हो या किसी कारणवश कोई बंदी है, जेल वगैरह में है कई साल, और so that is forced solitude. So feeling
being alone and feeling lonely are not the same, and feeling lonely and solitude are not the same. Now there are different kinds of creative people. कुछ लोग ऐसे हैं जो एकांत में काम करते हैं, चाहे वो राइटर्स हो या चित्रकार हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोगों से मिलना, बातचीत करना, और वो अपनी प्रेरणा जो है, they draw their encouragement from that kind of vibrancy, and both are legitimate people, and people have a mixture of both that. तो डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए और फोकस को लाने के लिए एक तरह से अपने काम में एक फॉर्मेलिटी और रिगर लाना, दैट राइटिंग हैज अ सर्टेन discipline. Writing itself has a certain grammar, not the grammar in the writing, but the grammar of writing. तो लिखित चीज में व्याकरण नहीं, लेकिन लिखने का व्याकरण और लिखने की प्रक्रिया जो होती है, तो इससे क्या होता है कि अगर मन आपका कहीं बह जाता है तो you can leave it. But that's why formality and rigor means हम डायरी रखें, हम नोट्स रखें, पोस्ट-इट्स रखें, अलग अलग रंग के रेफरेंस पॉइंट्स रखें, कैटलॉग करें अपने आइडियाज को, जैसे हम पुस्तकों को कैटलॉग करके रखते हैं कि ये उपन्यास है, ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं, ये हिस्टोरिकल है, तो उसी तरीके से अपने विचारों को भी हम कैटलॉग करके रखें। तो दो क्षण के लिए, दो लहाजे के लिए डिस्ट्रैक्शन हो भी तो वापस फोकस आने में दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ प्लान्ड वे दैट। सो ये बहुत आवश्यक है, और इनफैक्ट चाहे वो क्रिएट करना हो या चाहे डेडलाइंस मीट करना हो। इनफैक्ट एक प्रश्न ये भी आया है कि हम डेडलाइंस के स्ट्रेस को कैसे डील करें। तो ये आवश्यक है कि आप आराम करें। इनफैक्ट आप ये कहें कि मैं 50 घंटे सोऊंगा नहीं और 50 घंटे लगातार लिखूंगा, तो सेहत खराब हो जाएगी ना। आप 50 घंटे बिना सोए नहीं लिख सकते, मन थक जाता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सो यू हैव टू गिव टाइम फॉर डिस्ट्रैक्ट, इनफैक्ट यूज डिस्ट्रैक्शन for recharging your batteries, and use distraction to feed into the creative process. सत्यांशु जी, ये I'm really glad sir कि आपने ये बातें कही। Essentially अगर मैं एक समाप्त करूं आपकी बात को, तो आप ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शंस तो चले नहीं जाएंगे हमारी लाइफ से, डिस्ट्रैक्शन तो हैं ही, हम उनको एक बेटर वे में यूज कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा क्रिएटिव प्रोसेस सफर ना हो। उसमें आपने 2-3 बातें कही। एक आपने कहा कि दिन रात लगातार काम करना या उसका एक्सपेक्टेशन रखना अपने आप से, वो ना सिर्फ अनरियल है, वो थोड़ा अपने आप पर क्रूअल भी है। और अगर हम एक हिसाब से काम करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें, अपनी राइटिंग को, अपने राइटिंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करके चलें, और बीच में हम उन डिस्ट्रैक्शंस को यूज करें जिससे कि हम राइटिंग से थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ हो सकें, जिससे कि वापस जब हम अपने क्रिएटिव प्रोसेस में बैठे तो हम फिर से अपना बेस्ट दे सकें। सर एक्चुअली इस सेशन में बहुत सारे सवाल आए, और हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल आए, मगर ये सेशन ऐसा है जिसमें कई सवाल बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही पर्सनल हैं, और इसीलिए हम लोग सवाल जवाब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर शेषाद्री और मैं, लेकिन हम किसी भी मेंबर का नाम नहीं ले रहे जिन्होंने सवाल भेजे हैं। और एक तो कारण वो भी है कि ये सवाल बड़े पर्सनल है, बट ऑल्सो बड़े जनरल भी हैं। मतलब हर राइटर, हर क्रिएटिव पर्सन इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो मैं एक दो और इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल हैं सर, जो कि राइटर या क्रिएटिव इंडिविजुअल के स्ट्रगल्स की बात जहाँ पर हो रही है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो बातें कही हैं वो आई होप पीपल टेक दैट सीरियसली, बिकॉज वो आपने बहुत ही सटीक बात कही कि फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ रादर देन फोकसिंग ऑन गेटिंग अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। एक बड़ा और ये सवाल कई लोगों ने पूछा, हाउ टू क्रिएट द राइट माइंडसेट फॉर क्रिएटिव लाइफ। बड़ा जनरल सा सवाल है, हाउ टू क्रिएट द राइट माइंडसेट फॉर क्रिएटिव लाइफ। इसके बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? इत्तेफाक की बात यह है कि हाल ही में
यही चर्चा मेरा अपने टीम के साथ चल रहा था। बाल और किशोर मनोरोग क्षेत्र को अगर आप देखें, मैं उनसे यही कह रहा था कि द लैंडस्केप ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ डज नॉट लाई इन द क्लिनिक। अस्पताल के अंदर जो है वो निवास नहीं करता है। It lies in all the spaces that children occupy and inhabit. सड़क में है, संस्थाओं में है, परिवार में है, फिल्मों में है, संगीत में है। तो उनमें क्रिएटिव लाने के लिए हम ये पूछते थे कि बचपन के कितने गाने आपको याद है, या and people came up with, चाहे वो फिल्मी हो या गैर फिल्मी हो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो इस तरीके से तो क्रिएटिव जूस जो है उसको लाने के लिए एक तो इंटरनल क्रिएटिव प्रोसेसेस होती हैं, that you can conjure stories of your own, but there are stories all around because हर व्यक्ति अपने आप में एक कहानी है और हर व्यक्ति की एक कहानी है। और साधारण इसमें ही आप ऐसी कहानियां देखेंगे। इफ यू इंडल्ज मी फॉर अ मोमेंट, मेरा एक बहुत ही अच्छा यार था, कई साल पहले दिसंबर 31 की किसी न्यू ईयर पार्टी में गया था, और फिर वही होता है जैसे 12 बजने वाले थे, वो 10, 9, 8, 7, 6, 5 हैप्पी न्यू ईयर वगैरह वगैरह। फिर वो कहीं पान की दुकान में खड़ा था और काफी मस्ती में था, लेकिन कुछ उसने देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वापस कमरे में आया, सो गया। अगले दिन 11 बजे उठा, फिर उसका मन कुछ बेचैन था, मोटरसाइकिल जाता है करीब 12 किलोमीटर दूर उस पान की दुकान में, पान वाले से पूछता है कि भाई यहाँ कल कुछ चीज थी क्या? तो कहता है हाँ पता नहीं, तो सड़क के उस पार गई। तो वहां जाता है तो देखता है कि बिल्कुल मिट्टी से लथपथ कुछ वहां ऑब्जेक्ट है। पास जाता है तो देखता है एक कुत्ता है घायल। ऑटो बुलाता है, एक जगह ले जाता है, डॉक्टर कहता है कि बहुत बीमार है, इसको खत्म करना ही बेहतर होगा, इसका दिल नहीं मानता। एक और जगह ले जाता है, वो कहता है ये कुत्ता बहुत बीमार है। तो कहता मुझे मालूम है, ये मेरा दोस्त हमेशा उधार चुकाने के लिए उधार लेता था। 3 महीने की तनख्वाह जो है, विटामिन इंजेक्शन, 2 बार नहलाने के बाद पता लगा कि पेडिग्री जर्मन शेपर्ड किसी ने चुराया था, बेच नहीं पाया था। फिर वो वापस लाता है, अर्जी देता है अस्पताल में बाहर एक उसको घर बनाने के लिए। हमारे अस्पताल में कभी ऐसी अर्जी नहीं दी गई है। और जब फिर इसको मेट किया गया, उसने बच्चे अपने कमरे में डिलीवर किया, उसको फिर गिफ्ट दिया। और 10 साल की उम्र में जब इसको यहाँ से शिफ्ट होना था, तो इस कुत्ते को अपने माता पिता के पास भेजा। 12 साल की उम्र में किसी और बीमारी से ये गुजर गई। इस कुत्ते की नजर में एक ही इंसान, हम लोग कमरे में अंदर जाए बाहर जाए, इसकी नजर कभी भी इस इंसान से नहीं उठती थी। लास्ट लाइन ऑफ द स्टोरी, बताइए व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस डॉग? द नेम ऑफ दिस डॉग, माय फ्रेंड्स, वाज लकी। देखिए सरल कहानी है जी, बट इस कहानी में कितनी बारीकियां हैं कि आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले रहे हैं जो किसी ने पूछा नहीं, किसी का मन क्यों बेचैन है एक प्राणी को लेके, क्यों, और ऐसी कई कहानियां, एनिमल स्टोरीज दैट। So the point I'm making is, and I would also like to link this with several other questions, Satyanshu. उदाहरण के तौर पे हमारे एक मित्र ये पूछ रहे हैं कि आई एम वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन अ वेरी डार्क सब्जेक्ट एंड कैरेक्टर्स, और अब मैं हाल में देख रहा हूँ कि मेरा ओवरऑल आउटलुक जो है वो थोड़ा बदल चुका है। तो हाउ डू आई कीप माई सेल्फ बीइंग अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट आई एम थिंकिंग ऑफ 24/7 दैट। And so
This is what I mean by organization. आप लिख रहे हैं, आप एकांत में लिखेंगे, एकांत में ही रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, अपने विचार, अपनी कल्पनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे। ये एक तरह की प्रक्रिया होती है। एक और प्रक्रिया ये है कि आइडियाज हैं, विचार हैं, और आपके कुछ मित्रगण हैं, चहेता है, एंड यू नो योर क्रिएटिव मेंटोर्स, तो आप उनके साथ यू नो सलाह मशवरा, बातचीत, वाद विवाद, चर्चा, वार्तालाप, and you know then you get validation or better ideas, and so that while there are two things here. एक तो कहानी में और कैरेक्टर में कितने गहराई से आप घुस चुके हैं, and you become the character becomes you, or do you maintain a certain distance, you know, to be able to. तो ये टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप वाली जो बात जो होती है, माइक्रोस्कोप में उस कैरेक्टर की बारीकियां, उसके एक एक मैनरिज्म, उसकी सोच की सूक्ष्मता, उसकी सनक वगैरह, और टेलीस्कोप जो है वो सब ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये है, यहाँ दाग है, वहां से है, यहाँ तिल है, यहाँ गंजा है, वहां मूछे हैं, यहाँ दाढ़ी है, यहाँ तुतलाता है, यहाँ डीप आवाज और गंभीर आवाज में बोलता है, लेकिन है इसके उसूल और इसका एक बेसिक। तो to be consumed by the story and being consumed by the character is one way to work. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही या गलत है, but another way is to iterate. और iteration का मतलब है एक विचार है, किसी से बात किया आपने, उन्होंने कुछ सुझाव दिया, इस विचार में आपने कुछ तब्दीलियां की, फिर किसी तीसरे से बात की, उन्होंने जो कहा आपने वो पहले से बात की, तो इस तरह से जो, और इसीलिए लॉट ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, यू नो, जैसे सीरियल वगैरह बनती हैं तो एक टीम होता है, 5-6 लोग साथ मिल के, मतलब यू नो लाइक अ पोएट्री जैम ना, दे जैम टुगेदर टू यू नो जनरेट आइडियाज एज अपोज्ड टू वर्किंग अलोन। दैट तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई विषय है जो बहुत ज्यादा डार्क है, तो आर यू कैन वी से दैट वो अकेले उसमें डूब के काम करने से बेहतर है कि हम एक राइटर्स रूम हो या एक को राइटर हो जिनके साथ हम डिस्कस करें और हम अपने अंदर जो चीज़ें भर रही हैं उनको वेंट आउट करें, उनके साथ एक्सप्रेस करें, फीडबैक लें? क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं? हाँ, और सिर्फ को राइटर्स नहीं, एक्सपर्ट्स जी, अदर राइटर्स, आप फिक्शन पढ़िए, आप और फिल्में देखिए जी, ताकि ये जो एक और जो प्रश्न आया सत्यांशु, यू नो, मैं किस तरह का रिसर्च करूं जब मैं किसी कैरेक्टर के बारे में लिख रहा हूं या लिख रही हूं जो मानसिक रोग से पीड़ित है, और ये भी पूछा कि क्या आप अवेलेबल होंगे? अगर मैं अवश्य अवेलेबल हूँ, मैं तो पब्लिक हूँ, तो इसीलिए विशेषज्ञ से भी संपर्क रखना, या द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हु हैव सफर्ड मेंटल इलनेस एंड हु आर विलिंग टू टॉक टू यू। कंसेंट, अनुमति बहुत जरूरी है, बिना अनुमति की नहीं। तो और नैरेटिव्स हैं, तो लिटरेचर को अगर आप सर्च करें, साहित्य को सर्च करें, बायोग्राफीज को अगर आप सर्च करें, साइंटिफिक राइटिंग को अगर आप सर्च करें, तो आपको कई कहानियां मिलेंगी विच इज नॉट कोर रिसर्च, जो बिल्कुल मतलब हाई फाई टाइप का जो समझ में नहीं आता, लेकिन जो लिव्ड एक्सपीरियंस पे जो अनुभव पीड़ित लोगों ने जिया है उसका फर्स्ट पर्सन व्यक्तिगत विवरण, और उनके जीवन में गतिविधियां क्या थी, और किन चुनौतियों को और किन परेशानियों को से वो जूझे, और कुछ हिलना पड़ा, मदद उनको कैसी मिली या नहीं मिली, और कहाँ जाके ब्रेक थ्रू हुआ। तो इस तरह का रिसर्च जो है ये बहुत जरूरी है, और यू नो अलग अलग तरीके की रिसर्च आप कर सकते हैं। और रिसर्च का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बातें भी करना है, मनन चिंतन करना भी है। सो फिल्म्स, बायोग्राफी, हिस्ट्री, साइंटिफिक लिटरेचर, फिक्शन, discussion with experts, discussion with people who have endured with consent, discussion with families, discussion with care providers,
स्टेक होल्डर्स। अब एक ही चीज है मानसिक रोग, उसके बारे में एक आम व्यक्ति क्या कहता है, उसके बारे में एक टीचर क्या कहती है, उसके बारे में विशेषज्ञ क्या कहता है, उसके बारे में सरकार का कोई स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कहते हैं। तो अलग अलग दृष्टिकोण होती है सत्य को लेके। अकीरा कुरोसावा ने जब राशमोन बनाया था, घटना एक ही हुई, 4 लोगों ने उसको देखा, अनुभव किया, और उससे जब विवरण लिया जाता है, चारों विवरण बिल्कुल सत्य है और चारों विवरण बिल्कुल अलग है। जी जी राशमोन, अकीरा कुरोसावा। जी 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 बिल्कुल। सर एक सवाल इससे ये आता है कि ये all of us might agree that mental health problems are more common than we think. हमें जैसा लगता है उससे ज़्यादा कॉमन है मेंटल हेल्थ इलनेसेस। लेकिन जब हम अपने किरदार लिखते हैं, जब हम अपनी कहानियाँ लिखते हैं, तो उन कहानियों में, उन किरदारों में हम मेंटल हेल्थ और इलनेसेस की बात नहीं करते जनरली। और जैसा आपने कहा कि एक एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे है, मेंटल इलनेस मतलब सिर्फ एक साइकोटिक या फिर एक स्किज़ोफ्रेनिक कैरेक्टर ही हम बनाते हैं, जबकि मेंटल इलनेसेस का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बहुत ही बड़ा है। तो क्या आप एक जनरल एक आइडिया दे सकते हैं कि जो सबसे कॉमन मेंटल इलनेसेस हैं वो क्या है, 3-4, और वो कितना कॉमन है? जैसे कि मैं अगर मेरे परिवार में 10-20 लोग हैं, मेरे जॉइंट फैमिली में, तो हम एक गेस क्या कर सकते हैं कि कितने लोग होंगे हु मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ एलिमेंट? सत्यांशु, इस मुद्दे को एक तरह से थोड़ा हम और स्ट्रेच करके देखें। श्योर। क्योंकि तनाव की बात हो चुकी है। जी अब क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण तरीके से तनावग्रस्त है, या बिल्कुल उसमें तनाव नहीं, बिल्कुल जी एकदम कूल, नो मंगल कुशल, अरे कोई कोई टेंशन नहीं जी। जी जी तो इस पे और थोड़ी गहराई से हम नजर देते हैं। देखिए, तनाव जो है, इसके 2 लक्षण हैं, एक अंदरूनी प्रक्रिया है और एक उसकी बाहरी लक्षण है। जी बाहरी लक्षण ये है कि हम गुमसुम हो जाते हैं, तन्हाई में बैठ जाते हैं, पसीना छूटता है, दिल धड़कता है, हाथ पे कपकपी होती है, हाय तौबा करते हैं, या सो नहीं पाते वगैरह। लेकिन ये अंदरूनी प्रक्रिया जो है, इसमें ये समझना जरूरी है कि तनाव एक प्रतिक्रिया है। पढ़ाई हुई, हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, तनाव। कोविड है, स्कूल बंद है, गैप ईयर होगा कि नहीं, तनाव। डिग्री मिल गई, काम नहीं मिल रहा, तनाव। काम मिला, प्रमोशन नहीं मिली, तनाव। प्रमोशन मिला लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तनाव। अगर आप हेट्रोसेक्सुअल हैं, शादी नहीं हुई, तनाव। शादी हुई, संतान नहीं हो रहा, तनाव। जी संतान हुआ, दूसरे संतान होने की संभावना है, तनाव। तो देखिए, तो एक कॉमन, तो इसको हम कॉमन, और ये मानसिक रोग नहीं है। जी जी सो एंजाइटी एज अ नॉर्मल फिनोमिना, एंजाइटी एज अ सिम्टम। आपको कैंसर है, आपको आपके किसी परिवार के सदस्य को कैंसर है, कोविड प्रोग्रेस हुआ है, आईसीयू में डालना है, रेस्पिरेटर पे डालना पड़ेगा, घबराहट होती है। एंड एंजाइटी एज अ डिसऑर्डर, एज अ रोग। तो मानसिक रोग में सीवियर मेंटल एसएमआई जो है, सीवियर मेंटल, आपकी स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर वगैरह, और कुछ कॉमन मेंटल इलनेस, आप चाहे उनको माइनर कहें या कॉमन कहें, उसके लक्षण कुछ अलग। जैसे आप तनाव की वजह से कुछ घटना हुई, कुछ आघात हुआ, कुछ खोया, पास नहीं हुए, रिश्ता टूट गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, माता पिता जो आप चाहते हैं वो सहमत नहीं है, तो इस तरह की चीजें लोगों की जिंदगी में जो होती है, जी और इससे जुड़ी हुई जो भी उसका प्रभाव जो है, और हमारी सोच की प्रक्रिया क्या होती है, तो ये एक रेंज है। जी और एक तरह से देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति की जिंदगी में एक कहानी के
तौर पे इसको आप अगर लिखें तो इतनी सारी संभावनाएं है आपको आपके पास। समटाइम्स आघात जो है, ट्रॉमा इज अ कलेक्टिव ट्रॉमा, लाइक कोविड, अर्थक्वेक, बाढ़, भूकंप, सुनामी, एंड समटाइम्स ट्रॉमा इज इंडिविजुअल। अब देखिए, एक आखिरी चीज मैं ट्रॉमा के बारे में और आघात के बारे में कहना चाहता हूं कि कहानी लॉस और ग्रीफ की ही है, शोक की, किसी को खोना। पिताजी स्वस्थ है, बाहर गए, फोन कॉल आता है दुर्घटना में। जी। पिताजी 5 साल से पीड़ित है, कैंसर है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो चुका है, 5 सर्जरी हो चुकी है। 90 साल के व्यक्ति हैं, अच्छा इन्वेस्ट किया, संतान है, पोते परपोते वगैरह धीरे धीरे जा रहे हैं, राशि वगैरह अच्छा से इन्वेस्ट किया। 130 लोगों का एक्सटेंडेड फैमिली है, 80 लोग आ पाए, बाकी लोग ऑनलाइन थे, धीरे से गए। लॉजिकल स्टोरी। 7 साल का बच्चा उछल कूद के जा रहा है, किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइनमैन ने लाइव वायर छोड़ा, उसका हाथ उसको छुआ, इलेक्ट्रिक्यूट होके मर गया। इट्स नॉट अ लॉजिकल स्टोरी। कोई पिता, उनको लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि दारू की लत है, घर में मारपीट होती, ये कहानी। कोई पिता बीमार है, अस्पताल में दाखिल हुए, सारे अड़ोस पड़ोस में खुसफुस हो रही है, HIV, इधर उधर जाते थे। तो दे आर ऑल स्टोरीज ऑफ डेथ। बट इसमें वेरिएशन देखिए किस तरीके से। तो ये सब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गहरी तरीके से, मानसिक स्वास्थ्य का चौखट जो है, उसमें मानसिक रोग एक चौखट है, और उसमें भी सीवियर मेंटल इलनेस और स्ट्रेस रिलेटेड। लेकिन चौखट जो है और इसकी परिभाषा जो है, ये कितनी विस्तृत है जी। ये देखिए आप। सर, इससे रिलेटेड एक सवाल आया है कि ये तो बड़ा कॉमन है और हम सब तनाव से और सैडनेस से और इन परेशानियों से गुजरते हैं। हमें कब पता चले कि हमें मेडिकल हेल्प, साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है? वो आप क्या कुछ हमें साइन सिम्टम्स बता सकते हैं जिससे कि हम खुद समझ सकें कि अब जो मेरी एंजाइटी है या अब जो मेरे डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, उसको एक स्पेशलिस्ट के केयर की जरूरत है? इसके 2 मुद्दे हैं, एक है सब्जेक्टिव और दूसरा है ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ साथ जुड़ी हुई फंक्शनैलिटी। जी। जी। सब्जेक्टिव इज अपने मन में जो आप पीड़ा महसूस कर रहे हैं, उसकी तीव्रता कितनी है। जी। जी। तो किसी व्यक्ति से आप पूछें जिस घबराहट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो घबराहट मामूली है, मध्यम है, तीव्र है, अति तीव्र है, संभाला नहीं जाता, असहनीय है, बहुत बेचैनी हो रही है, तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है। ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 दिन कमरे से बाहर नहीं निकल रहा डॉक्टर साहब, खाना नहीं खाया, पता नहीं क्या हो रहा है। फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि, और आश्चर्य की बात ये है, पीपल में हैव सिवियर मेंटल इलनेस बट दे आर गोइंग टू वर्क, दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। ऑन द अदर हैंड, तनाव है, कुछ हुआ, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, डेडलाइंस मीट नहीं हो रही है। तो हम लोग जो है सोशल पैथोलॉजी या सोशल क्षेत्र में असर कितना हुआ है, रिश्तों में असर कितना हुआ है, फंक्शनैलिटी में असर कितना हुआ है, और बायोलॉजिकल फंक्शंस में, नींद, भूख वगैरह में कितना फर्क हुआ है। और कुछ तीव्र लक्षण है, खास करके अगर हम आत्महत्या की बात करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, साइकियाट्री और मेंटल हेल्थ में हम लोग एक चीज की बात करते हैं जिसको हम फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। फेनोमेनोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो अब इस कहानी को देखिए, मैं कठिन परिस्थिति में हूं,
आई एम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मेरी कठिन परिस्थिति असहनीय है, माई डिफिकल्ट सिचुएशन इज इंटॉलरेबल, ये अंतर्ध्वनि है, इनर वर्ड्स। आई कैनॉट कंटिन्यू लाइक दिस एनी मोर, मैं और नहीं झेल सकता। आई डू नॉट विश टू लिव, मैं जीना नहीं चाहता। आई विश टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ। आई विश टू किल माई सेल्फ, मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। ये सेम नहीं है। जी जी जी, ये पूरा स्पेक्ट्रम। एक कंटिन्यूअम, जी ये एक प्रक्रिया है। जी तो मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ होने के नाते मैं हमेशा देखता हूं कि ये व्यक्ति जो है, इसकी कहानी किस लेवल पे है, ताकि मैं इसको आगे बढ़ने न दूं। तो ये एक बहुत ही खास चीज हो जाती है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी 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 और इसी से जुड़ी हुई सत्यांशु काफी प्रश्न एक्चुअली तनुजा जी के पास आई थी। मैं इन 4-5 प्रश्नों का जिक्र करना चाहूंगा और उसका संधि करके मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। कि पैंडेमिक के दौरान कुछ पैटर्न्स में बदलाव आया है मानसिक स्वास्थ्य को लेके। देखिए, एंग्जाइटीज बढ़ी है, अनसर्टेनिटी बढ़ी है, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ी है। बट इंटरेस्टिंगली इनका जिक्र ये है कि जब आर्टिस्ट की बात हुई है तो ये पूछते हैं कि ये टॉर्चर्ड जीनियस वाली एक चीज जो है दैट, हाँ अवश्य, चाहे आप ये सिल्विया प्लाथ हो या विंसेंट वैन गो हो, जो मानसिक रोग से पीड़ित थे, बट दे वर मोस्ट क्रिएटिव ड्यूरिंग देयर बाउट्स ऑफ मेंटल इलनेस दैट। तो इससे ये हुआ है, जब रिजेक्शन होती है या मूड लो होता है या डाउट्स होती हैं, तो हमें क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, या मैं किसी की मदद कैसे करूं, या टिप्स कैसी है मानसिक स्वास्थ्य को बुलंद रखने के लिए, कायम रखने के लिए, सब्र रखने के लिए, ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूं और निराश न रहूं। तो बात ये है कि सोशल सपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, अगर आप किसी विडंबना में हैं, आप किससे बात करते हैं? हु आर योर सोशल नेटवर्क्स? कौन आपके यार दोस्त हैं जो कुछ भी सुनेंगे और उपदेश नहीं देंगे, ये कहेंगे कि अच्छा हुआ तूने मुझसे बात की। कभी भी इन चीजों को अपने दिल में दबा के छुपा के मत रखना, मैं हमेशा मौजूद हूं। वैलिडेशन, उपदेश, अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो यार, ऐसा नहीं सोच, दैट इज नॉट हेल्पफुल। जी, इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हर व्यवहार के पीछे एक भावना है, हर भावना के पीछे एक अंतर्ध्वनि, हर अंतर्ध्वनि के पीछे एक अनुभव, और हर अनुभव के पीछे एक संदर्भ। तो कोई चिड़चिड़ा है तो ये कहना कि अरे चिड़चिड़े क्यों हुए यार, अरे ऐसा कब तक चलेगा, बिना ये पहचाने कि उस चिड़चिड़ापन के पीछे भावना क्या है। बेचैनी है, खौफ है, गुस्सा है। उस बेचैनी और खौफ के पीछे अंतर्ध्वनि क्या है? मेरे साथ अन्याय हुआ, नाइंसाफी हुई, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। अनुभव क्या था? कुछ बातचीत हुई। संदर्भ क्या था? आप स्क्रिप्ट देने जा रहे हो और कोई कहता है कि यार रख दो टेबल पे, आना 2 हफ्ते के बाद। और ऐसा काफी बार हुआ है। तो यू आर बिल्डिंग योर ओन नैरेटिव, योर ओन इनर स्क्रिप्ट दैट। तो इसीलिए ये समय है साथियों, अपने सोशल नेटवर्क्स को कनेक्ट लगाइए, फोन, बातचीत कीजिए। ये व्हाट्सएप, वीडियो, फेस टाइम, स्काइप का जमाना है दोस्तों। ये वो जमाना नहीं है जब हम बच्चे थे, बाबा अगर यूएस वगैरह काम पे गए, ट्रंक कॉल टाइप का कुछ था, 1 महीने जब वापस नहीं आए, कोई आइडिया नहीं कहाँ है कि नहीं, जब तक वो वापस नहीं आए, और वो ट्रंक कॉल लगेगा भी नहीं। आज तो बस एक क्लिक आप आइसलैंड, नॉर्वे, जापान, जहां मर्जी आप फोन कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन का जमाना है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, यूज द ट्रैक्शन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ पेशेंस, and this is why when you're feeling low also, that also is an opportunity to note down what you're feeling and thinking, because that also becomes your script.
क्योंकि सत्य तो ये है कि अगर आज आप इस स्थिति में हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर उसी स्थिति में रहेंगे. If you have reached the lowest low, you can't go lower. You can only get better. जी And so I think ये कुछ चीजें हैं, माइंडफुलनेस, योगा, अपने फिजिकल स्वास्थ्य को कायम रखना. फिजिकल हेल्थ इज नेसेसरी. ये सब जो है, और ये सब जो है, इसका आपकी जिंदगी में इसका पात्र कितना है? व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं? So physical health is also necessary to keep the this is not to say this and this is bad. I'm not saying that. मैं judgmental नहीं हूँ चीजों के बारे में. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लाइफस्टाइल जो है, रूटीन को किस तरीके से रखते हैं और एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो, so the creative juices will really flow that and you can take care of your mental health in that manner. सत्यांशु, अरे एक आपने ये जो कवर किया अभी, ये बहुत ही जरूरी है कि हम ओवरऑल अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें प्रिकॉशनरी वे में. मतलब जब कुछ ऑब्जेक्टिव और फंक्शनल जो आपने बताई बातें, वो तो ठीक है, मगर वो बात वहां तक पहुंचे नहीं और हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे मेंटली फिजिकली हेल्दी रह सकें, वो आपने कवर किया. एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये आया है सर कि हम राइटिंग को कैसे अप्रोच करें कि राइटिंग थेराप्यूटिक हो और वो हमें स्ट्रेस ना दे. जो राइटिंग का प्रोसेस है वो हमें स्ट्रेस ना दे, वो हमें थेराप्यूटिक, बेसिकली वो स्ट्रेस रिलीव करे रादर देन वो हमें स्ट्रेस में डाले. तो इसके बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? मैं सत्यांशु इस प्रश्न को जोड़ना चाहता हूँ. कुछ और भी सवाल आए हैं Q&A पे. जी एक सवाल ये आया है, स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू करने के कभी-कभी जो डर लगता है, तो मैं ये आई हैव स्टार्टिंग ट्रबल, हाउ डू आई इवन स्टार्ट. एंड सम पीपल राइट कि मैं कुछ अलग-अलग चीजें लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहा गया है कि तुम लिख नहीं पाओगे, तो मैं कैसे संपर्क करूं? जी और कुछ ऐसी चीजें हैं. तो जहां तक कि राइटिंग का प्रश्न है, और हाउ कैन राइटिंग बोथ बी फ्रूटफुल एंड थेरेप्यूटिक फॉर योरसेल्फ, जिससे आपको भी दैट कहानियों की खोज जो होती है, और ये एक धारणा है कि थीम्स अगर बहुत डार्क हो या हिंसा पे हो तो ये ज्यादा बिकता है. और and what is the extent to which these financial considerations actually determine what you want to write, rather than stories of human courage or stories that are uplifting and evocative, even though they are based in themes which और हाल में मैंने काफी मूवीज देखी हैं जिनकी थीम्स में आघात है, दुख है, लेकिन उनकी थीम्स काफी अपलिफ्टिंग है, ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. खास करके बच्चों की फिल्में जो होती हैं. और आपको शायद मालूम होगा कि some of the best children's films come from Iran. जी If you look at the work of Majid Majidi, Children of Heaven, and such fantastic children's films, जिसको देख के दिल खुश हो जाता है. तो जहां तक कि दो चीजें हैं शुरुआत करने के लिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि you have starting trouble. It is best to note down ideas. और एक तरह से आप अलग-अलग किताबें रखें. एक किताब इसके लिए जो सिर्फ किरदार के बारे में हो, एक किताब जिसमें स्टोरी लाइन हो, एक किताब जिसमें कुछ डायलॉग्स आपने सुनी जो इतनी प्रभावशाली है और उसको ट्विस्ट देना. तो सो सी स्क्रीन प्ले, कहानी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में फर्क होता है. कहानी जो है एक तरह से एक ढांचा है. स्क्रीन प्ले में होता दरवाजा खुलता है और ये अंदर आते हैं और फिर लाइट उन पे गिरती है वगैरह. और जो डायलॉग्स है, दैट इज द एक्चुअल थिंग्स दैट आर सेड. तो इन तीन चीजों को अगर आप जोड़ दें, इन चीजों को आप अलग अलग भी रखें
और फिर इनका संधि करें, तो एक तरह से शुरुआत होती है। एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट राइटिंग इज बाय रीडिंग। देयर इज नो बेटर वे टू स्टार्ट देन बाय रीडिंग। कविता पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, न्यूयॉर्कर मैगजीन पढ़िए जिसमें शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। और न्यूयॉर्कर मैगजीन में साथियों आप विश्वास नहीं करेंगे, not the film reviews that David Denby and Anthony Lane write at the end, जो फिल्म्स दिस वीक आता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 शब्दों में फिल्म का रिव्यू। क्या बात है, क्या लिखते हैं 100 शब्द में एक फिल्म का रिव्यू, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा मतलब आ जाती है कि यार ये फिल्म तो देखना ही है। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं राइटिंग की, दैट so to basically keep notes and keep different kinds of books and so on. और हाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, लोग कहेंगे तुम कर नहीं पाओगे, और इसीलिए राइटर्स ग्रुप्स को ज्वाइन करना। और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन जो है, जो प्रश्न आया है कि कैसे मैं किसी राइटर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो अवश्य सत्यांशु आपको बताएंगे कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन जो है, या कुछ आप रजिस्टर्ड स्क्रीन राइटर होनी चाहिए, या कोई भी मामूली से सब्सक्रिप्शन देके ज्वाइन कर सकता हूं कि नहीं। और एक अलग सवाल भी आया है सत्यांशु, बिकॉज इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, आई थॉट आई शुड डील विद इट। चूंकि मैंने कैंसर का जिक्र किया था, ये कह रहे थे कि मेरी अम्मी जो है कैंसर से पीड़ित थी जब मैं कॉलेज, आई वाज जस्ट फिनिशिंग कॉलेज एंड आई हैड टू टेक अ डिसीजन व्हिच एंड इट डिडंट वर्क, आई डिडंट वर्क फॉर अबाउट 7 to 8 years। और उस दौरान जो है मेरे क्लासमेट्स जो थे वो काफी आगे चले गए। But my friend, this was an investment that you made. It is a sign of your commitment to your mother's health, and this is your story, and it is a story to be celebrated because it's a story of commitment. It's a story, and I would like to call it commitment and not sacrifice. Please understand this. The same behavior can be described in two ways. एक ही चीज को आप जिद्दी कह सकते हैं, उसको दृढ़ निश्चय भी कह सकते हैं। Determination and stubbornness, behavior is the same. तो उसी तरह से yours is a story of commitment. But if you call it as a story of sacrifice, yours is your story can be to say, I lost 7 years of my life. Your story can also be that I'm happy with the progress that my classmates made. But to me, the commitment that I made to my mother's health defines who I am. A family person, a person with deep love, for a parent, and I will make it up that. So बात ये है कि गुड पोजीशन का क्या मतलब है। किसी संस्था में CEO भी है, और मैनेजर्स भी हैं, और क्लर्क भी है, और वो भी इंसान है जो गेट खोलता है, और जब CEO जाते हैं उसको सलाम मारता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पोजीशन में होंगे, मैं ये कहता हूं लेकिन उस काम की भी एक मान्यता, मुख्यता, अहमियत और गौरव होती है। इसीलिए हम बच्चों की संस्था में जब हम काम करते हैं, और वहां का खानसामा जो है, बावर्ची जो है, हम हमेशा उनसे ये कहते हैं, कोई आपसे ये पूछे कि आप क्या काम करते हैं, आप ये ना कहें कि यार मैं तो संस्था में खाना बनाता हूँ। ये कहें कि आई वर्क इन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, मैं एक बच्चों की संस्था में काम करता हूँ, मैं बाल अधिकार का एक कार्य करता हूँ, आई वर्क इन द एरिया ऑफ चाइल्ड राइट्स। उस संस्था में मेरा काम खाना बनाना है, बट आई अपहोल्ड चाइल्ड राइट्स। देखिए अपने आप को किस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं, एंड दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड एंड द पावर ऑफ द नैरेटिव and the transformation that can occur into your self-definition by the way that you structure your narrative. Satyanshu? Thank you, sir. ये जो आखिरी सवाल है, I think it's appropriate to sum up what you are saying. Right from the first question, we are talking about perspectives. हम mental health को किस नज़र से देखते हैं और किस नज़रिए में हम दिखाते हैं as writers. हम अपने
एकांत को सॉलिट्यूड का नाम देते हैं या लोनलीनेस का नाम देते हैं, और हम अपने कमिटमेंट को सैक्रिफाइस का नाम देते हैं या कमिटमेंट का नाम देते हैं. A lot of what you said actually has to do with how we look at ourselves and how we look at what we do and how we live our lives. आपने इस सेशन में सवालों के जवाब तो दिए, मगर आपने ये किस्से, कहानियों और गाने और काफ़ी एक्टिंग और चेहरों के एक्सप्रेशंस के साथ हम लोगों को बहुत ही एक होलसम वे में आपने हम लोगों को एड्रेस किया. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक्स फॉर बीइंग such a charming specialist on mental health. I'm really glad that I got to. I'm sorry. Am I audible? Is it my internet that's Yes, sir. acting up? You are audible. I think Shekhar ji is Okay. pleased. Okay. We'll just wait for a minute. Haan, Dr. Seshadri is back. So, sir, I was telling you that thank you for being such a charming expert on mental health. आपने गानों के साथ और कहानियों के साथ और इस बहुत ही होलसम वे में आपने हमारे सवालों के जवाब दिए. आई एम श्योर हम सब जितने लोग हम आपको सुन रहे हैं और आगे भी हम इस वीडियो को अपने मेंबर से शेयर करेंगे तो वो भी काफ़ी बेनिफिट कर सकेंगे. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट संयोगिता to please address us and conclude this session. Sanyogita, please. धन्यवाद आप सभी का. ये सेशन हम DLA फाउंडेशन और यूनिसेफ के माध्यम से हमने ये किया है. इसके पहले भी हम आपके साथ जुड़े हैं जहाँ पर हमने आपको पूरा कोविड के बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन ये हुआ तो उससे पता हमें लगा कि हम एक और आगे का एक कदम रखते हैं कि जहां आपके जो लेखन कार्य में अगर इस तरह के कोविड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज और मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं तो उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करें, किस तरह से अपनी जीवन में भी ऐसे कुछ अगर इशू है तो उसको कैसे हैंडल करें, इसमें आप कुछ मदद कर सकते हैं. तो हमने ये सेशन प्रपोज किया था और आज ये सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर शेषाद्री की वजह से काफ़ी रिलेवेंट हुआ. मतलब एक ऐसा, या आप सत्यांशु आप भी एक दुआ है जो अब डॉक्टर भी है, लेखक भी है और अपने जो एक्सपर्ट है वो तो मुझे लगता है सब कुछ है. वो राइटर भी है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है. और तो ये इसीलिए सेशन अच्छा हुआ और मैं चाहती हूँ मेरा सभी जो पार्टिसिपेंट्स है या और जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वो शायद ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको भी मेरा ये दरख्वास्त है कि हम जुड़ना चाहते हैं आपसे. और जब भी आप, क्योंकि अभी ये जो दौर से जो कोविड के दौर से हम गुजर रहे हैं, इस कोविड के दौर का आप कभी भी रिप्रेजेंटेशन आपके किसी भी लेखन में करना चाहो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक हो और उसमें बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे पहलू है. हमेशा एक लीनियर पहलू, मतलब बहुत हम देखते हैं कि जब भी कमर्शियल वजह से हो या कुछ भी हो तो ऐसे होता है कि जो डिपिक्शन होता है वो कहीं गलत हो जाता है मेंटल हेल्थ का. तो कोविड है, मेंटल हेल्थ है, इसके बारे में आप जब भी लिखना चाहते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा पहलू इसमें आए. और मेंटल हेल्थ जैसे डॉक्टर शेषाद्री ने बताया, ये हमारे आम तौर पे हर रोज की जिंदगी का एक पार्ट है. तो उसी तरह से उसका डिपिक्शन भी होना चाहिए. तो अगर इस तरीके से ये कहीं पे भी आगे बढ़ते हैं हम और एक ऑथेंटिक और जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन अगर आता है, आप जो भी सीरीज लिखते हो या जो भी स्क्रीन पे या कोई संदेश आप आपके खुद के फेसबुक इसके माध्यम से भी, फेसबुक के अकाउंट के माध्यम से भी देना चाहते हो तो उसमें अगर ये थोड़ा कुछ मदद हो गई होगी इस सेशन से तो हमें बहुत खुशी होगी और हम आगे भी आपसे जुड़ना चाहेंगे. और आप कैसे हमारे साथ इस अभी जो रिश्ता बना है उसको आगे लेके जाना चाहेंगे, ये भी आपसे सुनना चाहेंगे. Sure. Thank you, Sanyogita. I think we should look forward to more such sessions. हम किसी स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स को भी चूज कर सकते हैं जिससे कि हम
अगर डॉक्टर शेषाद्री और समय दें और हम और भी एक्सपर्ट्स को ला सकें, तनुजा आज नहीं आ सकती, उनको भी ला सकें, तो लेट्स मेक इट अ मोर फ्रीक्वेंट अफेयर, और आई एम श्योर इससे हमारे मेंबर्स बहुत बेनिफिट होंगे। हाँ, तनुजा जी ने ये खास करके बताया है कि वो आज नहीं रह पाई, लेकिन वो रहेगी। आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पर्सनली भी आप उनकी राय ले सकते हैं, और बाकी वो एसोसिएशन के साथ भी जुड़ेगी। Thank you Sanyogita for all your help and for Thank you. connecting us with Dr. Seshadri. Thank you, Dr. Seshadri, for your time. It was extremely useful for us. We understand you must be an extremely busy and in-demand doctor, and just the personality that you are, I'm sure a lot of people want to speak with you and benefit from you. So thanks for your time, and thanks for your passion with which you have spoken with us. And I'm sure we'll see you again. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.